नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस बाय अमित पे। साथियों, अपन लोग अपने इस प्लेटफॉर्म पे साइंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अपना कार्बन का टॉपिक चल रहा था और स्वतंत्र रूप से कार्बन परमाणु हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हमने कार्बन का यौगिक रूप स्टार्ट किया था और यौगिक रूप के अंदर हमने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मेथेन आदि गैसों के बारे में पढ़ा था। लास्ट वीडियो के अंदर शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपके, क्योंकि वो जो टेक्निकल इशू लास्ट में अपना थोड़ा बहुत हो गया था तो वो सॉल्व हो गया था। ठीक है, तो साथियों आज अपन लोग उसी को हम आगे बढ़ाते हुए, यानी कार्बन का जो यौगिक रूप है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ एक यौगिकों के बारे में और पढ़ते हैं। आज की क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आप देखेंगे, आप पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी आप उठाएंगे उसमें से आपको एक आधा क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, यानी एक क्वेश्चन तो कंफर्म उसमें से आता ही आता है। तो आज की क्लास को बहुत ध्यान से देखें, चीजों को समझें, कैसे हमें उन चीजों को करना है, कैसे क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज होती है, इस बात का भी हम आज की कक्षा के अंदर जिक्र रखेंगे। क्योंकि क्या होता है, कुछ चीजें हमें आती हैं, अपने को चीजें याद होती हैं, लेकिन अगला एक नाम चेंज कर देता है और अपना जो माइंड है वो घूम जाता है कि यार ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। अपन लोगों ने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा क्या कर देते हैं, घूम जाते हैं। और आजकल तो पता ही है, घुमाने के लिए लोग तो बहुत बैठे हैं और एग्जामिनर भी बैठे हैं। तो आज हम उस चीज का भी सॉल्यूशन साथ में करेंगे। देखो साथियों, अपन लोग स्टार्ट करते हैं। कल हमने 3 पढ़ लिए थे, आज हम चौथे के बारे में पढ़ते हैं। चौथा है आपका एलपीजी। अब आपका थोड़ा दिमाग घूमेगा कि सर आप तो कार्बन के यौगिक पढ़ा रहे थे, आप ये क्या एलपीजी खोल लेके बैठ गए। तो मैं आपके सामान्य जानकारी के लिए, आपके ज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं कि ये भी एक कार्बनिक यौगिक होता है। ये क्या है, आपका एक कार्बनिक यौगिक है। तो कई बार डायरेक्ट सीधा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है और अगले का दिमाग घूम जाए कि पूछ ले बताइए निम्न में से अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, 3-4 नाम लिख दे और एक दे दे आपका एलपीजी। आपको लगेगा यार ये लिक्विड है, पेट्रोलियम है, गैस है, ये काय का कार्बनिक है। तो आप ध्यान रखें कि ये क्या है, कार्बनिक यौगिक है। तो आपको लिखना है कि यह एक कार्बनिक यौगिक है। शॉर्ट में आप लिख लेंगे कि ये क्या है, एक कार्बनिक यौगिक है। अब यौगिक की यदि मैं बात करूं तो आपके मन में दूसरा सवाल और उठेगा कि इसका फिर कोई अणुसूत्र वगैरह बताओ भाई। तो अणुसूत्र वगैरह देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो एलपीजी गैस होती है ये किस किस से मिलकर के बनी होती है, तो आप ये चीज देखेंगे, ये मिलकर के बनी होती है। तो मैं यदि इसके मुख्य घटक की बात करूं तो आप लिखेंगे कि इस गैस का जो मुख्य घटक होता है, इस गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है प्यारे साथियों, इसका मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। अब आपको लगेगा कि हाँ, ब्यूटेन का सूत्र आगे हम पढ़ लेंगे। अब आगे हम जब भी हाइड्रोकार्बन, इसके जस्ट बाद में जब मैं आपको हाइड्रोकार्बन बताऊंगा उसमें ये मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट पूरा आएंगे, तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि यार इसका सूत्र नहीं बताया, ये वो नॉर्मल सी चीज है। आप एक बार के लिए इतना याद रखेंगे, मुख्य घटक क्या होता है, ब्यूटेन होता है। ठीक है ना, 4 कार्बन वाला होता है ये। फिर भी चलो लिख लो C4H10, ठीक है, CnH2n+2 होता है। मेथ, हेथ, प्रो, ब्यूट 4 नंबर पे आएगा, तो C4H10। हालांकि यहाँ पे आपको नहीं लिखना है, आप यहाँ पे इतना ब्यूटेन लिख लो, काफी है, ये मैंने आपको ऐसे ही बता दिया। अगर ब्यूटेन थोड़ी कम पड़ जाए, मान लो कि हम बना रहे थे एलपीजी और ब्यूटेन थोड़ी कम पड़ गई, तो थोड़ी बहुत उसके अंदर प्रोपेन मिला देते हैं। तो आपको मेन घटक तो क्या याद रखना है, मेन घटक आप यही याद रखेंगे कि एलपीजी का जो मुख्य घटक होता है वो होता है ब्यूटेन। लेकिन यदि मान लो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि ए व बी दोनों, तो जाकर के थोड़ा सा प्रोपेन का नंबर आता है। ठीक है ना साथियों, क्या होता है कई बार तो डायरेक्ट यहां से भी क्वेश्चन आ जाता है कि एलपीजी गैस का पूरा नाम बताओ। ठीक है ना, मतलब शुरुआत से ही क्वेश्चन आ जाता है। तो शुरुआत से क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी सोल्व कर लो। इसको बोलते हैं लिक्विड, पी से पेट्रोलियम, गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसे बोलते हैं। तो ये इसका पूरा नाम है, द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये इसका एक पूरा नाम हो गया। देखो साथियों, ब्यूटेन होती है, ब्यूटेन जो होती है ना, आपने एक चीज और देखी होगी, जब हम लास्ट क्लास के अंदर चारकोल की बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि सिगरेट का जो फिल्टर पेपर होता है वो चारकोल का बना हुआ होता है। ये बात अपने पीछे वाली क्लास में कर ली थी। अब आपको लगेगा कि यार सिगरेट जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती होगी,
तो कुछ लोग माचिस से जलाएंगे, कुछ लोग वो भी होते हैं जो मतलब एक से अगर एक ही तिल्ली हो तो सिगरेट को टच करके, यानी टोचन बोलते हैं ना उसे, हाँ वैसे जलाएंगे। कुछ लोग वीआईपी होते हैं, वो लाइटर रखते हैं। तो लाइटर के अंदर आप देखेंगे तो उसके अंदर आपको पानी सा भरा हुआ दिखाई देता है। वो पानी नहीं होता, वो गैस होती है। क्या होती है वो गैस होती है, तभी तो जलती है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये गैस कौन सी है। तो सिगरेट का जो लाइटर होता है उसमें भी कौन सी गैस होती है, तो उसमें आप बताएंगे, बड़े गर्व से बताएंगे कि हमको पता है उसमें भी कौन सी गैस होती है। प्यारे साथियों, ब्यूटेन गैस होती है। कौन सी होती है? तो ये जो होती है वो सिगरेट लाइटर में उपयोग की जाती है। सिगरेट लाइटर में भी इस गैस का उपयोग होता है। नॉर्मल सी चीज है। आगे देखो, अब आपसे पूछ लूं कि जो एलपीजी गैस होती है इसका जो उपयोग है अपन लोग घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। भाई दो प्रकार के ईंधन होते हैं, या तो उसको हम घर में जलाएंगे या फिर हम गाड़ियों में डाल के चलाएंगे। तो एलपीजी गैस का जो उपयोग है वो आप घरेलू ईंधन के रूप में करेंगे। अब घरेलू ईंधन के रूप में क्यों करेंगे, इसका भी एक रीजन है। रीजन सुनना, क्योंकि ये जो गैस होती है ये किस प्रकृति की होती है? ये भारी होती है। किस प्रकृति की होती है? ये गैस भारी होती है। भारी होती है तो यदि इस गैस का रिसाव हो जाए तो ये सतह के ऊपर जम जाती है। कहां जम जाती है? ये बिल्कुल एकदम जैसे मान लो आपकी रसोई के अंदर आप रखेंगे, सीधी सी बात। अभी अपने बेडरूम में तो आप इस गैस को रखेंगे नहीं, भी रसोई के अंदर रखेंगे। रसोई जो होगी आपकी उसकी पूरी सतह पे फैल जाती है। फैलने का रीजन क्या है? क्योंकि गैस है, फैलती है। गैसों की प्रकृति ऐसी होती है कि जैसे ही उनका रिसाव होगा वो फैलती हैं, गैसें स्थान घेरती हैं, ये बात अपने को पता है। तो वो क्या होगा, जैसे थोड़ी बहुत भारी होगी ये तो पूरी सतह के ऊपर जम जाएगी। अब साथियों क्या होता है कि उससे सतह पर फैलने के कारण दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो अपन लोग क्या करते हैं, गेट खोलते हैं, फिर कपड़ा वगैरह लेकर के उसको इधर उधर करते हैं, तो वो गैस थोड़ी बाहर निकल जाती है। लेकिन साथियों मान लो यही सिलेंडर, कुछ लोग आपने देखे होंगे जो क्या करते हैं, घर का सिलेंडर लिया, पीछे गाड़ी का डिग्गी खोली, उसके अंदर लगाया रेगुलेटर और चल मेरे भाई। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत घातक होता है ये। यदि बाई चांस इस गैस का रिसाव हो गया तो दुर्घटना होनी है 100%, क्योंकि वो फैल जाती है, सतह के फैल जाएगी, गाड़ी के अंदर रहेगी। वो गाड़ी के अंदर रहेगी तो दुर्घटना की संभावना तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी, क्योंकि इंजन में आग तो लगी हुई होती है। भी आग लगी हुई होती है तभी तो वो चलता है बेचारा। तो साथियों एलपीजी गैस जो होती है वो घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है। यह गैस भारी होती है, इस कारण इसका उपयोग कहां करते हैं हम? घरेलू ईंधन के रूप में करते हैं। अब मान लो बाई चांस रिसाव हो गया, और आपने देखा भी होगा कि कई बार क्या होता है कि लाइटर अपना खराब हो जाता है, तो अपन लोग गैस को ऐसे स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, लाइटर को कट 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 कर रहे होते हैं, वो चालू हो ही नहीं रहा, फिर उसके फूंक मारते हैं, फिर उसको दोबारा करके देखते हैं। तो उस प्रोसेस के दौरान अपन लोग क्या करते हैं, उसको चालू ही छोड़ देते हैं कि गैस चलो कोई बात नहीं, निकल रही है, थोड़ी बहुत निकलेगी, अपने आप हो जाएगा। तो आप महसूस करेंगे कभी कभी कि उस गैस के अंदर हल्की सी स्मेल आती है, यानी कि बदबू आती है। बदबू को यदि मैं कंपेयर करूं तो अपने घरों में खिचड़ी बनाते हैं ना, वो खिचड़ी मान लो 1-2 दिन पुरानी हो जाए, जगन आपा कहानी बुस्सेड़ी खिचड़ी किसी के पास है, बे टाइम बैंक मैन क्या होगी, स्मेल आओगी। कहने का मतलब ये है कि अजीब सी स्मेल आती है। वो जो स्मेल आती है ना, वहां से क्वेश्चन उठता है, और वहां से एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन उठता है कि वो स्मेल किसके कारण आती है। उसके फिर आंसर चेंज हो जाते हैं, वहां से हमारा जो दिमाग है ना वो घूमना स्टार्ट हो जाता है। सुनना साथियों, गंध का कारण क्या है? फैलने के बाद क्या होगा, रिसाव होगा। तो अपने को क्या पढ़ना है भी कि गंध का तो पता लगना चाहिए ना, कि यार ये फैल रही है, अपने नीचे पड़ी हुई है, ऊपर पड़ी हुई है। तो इसके लिए हमने सोचा कि यार चलो इसके अंदर कुछ मिला देते हैं ताकि अपने को पता चल जाए। अपने को क्या चल जाए, पता चल जाए कि भाई यहां से ये गैस निकल रही है। तो साथियों इसी गंध का पता लगाने के लिए इसमें एक पदार्थ मिला देते हैं, थायोल। उसके साथ साथ क्या मिला देते हैं, मरकैप्टन। कई जगह ये साथ साथ आपको लिखा हुआ मिलेगा। थायोल मरकैप्टन नामक पदार्थ इसमें डाल देते हैं, और इसी थायोल मरकैप्टन नामक पदार्थ के कारण ये जो गैस है एलपीजी, यदि इसका रिसाव हो रहा होता है तो अपने को क्या चल जाता है, पता चल जाता है कि भी हाँ यहां से इस टाइप की बदबू आ रही है, तो इसका मतलब अपना जो सिलेंडर है वो क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। आप बताइए साथियों, जैसे अपन लोग क्या करते हैं, नाक के माध्यम से O2 लेते हैं, फिर CO2 बाहर छोड़ते हैं, तो क्या CO2 में स्मेल आती है? तो आप बोलेंगे कि नहीं, CO2 में बदबू नहीं आती है। तो CO2 जो नाक के माध्यम से छोड़ी जाती है वो CO2 ही तो होती है, तो क्या उसमें स्मेल आती है? आप बोलेंगे नहीं आती है। तो वो स्मेल नहीं आती तो अपने को पता ही कैसे चलेगा कि CO2 कहां से आ रही है, कहां से नहीं आ रही है।
ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे होता है। तो पहले क्या हुआ कि उसका रिसाव हुआ, तो फिर लोगों ने सोचा कि यार इसके अंदर कुछ मिला देते हैं, दुर्घटनाएं हुई होंगी, तो इसी के बाद इसका एक अल्टरनेट उपाय निकाला कि इसके अंदर थायोल मरकैप्टन नामक पदार्थ डाल देते हैं। अब क्वेश्चन कहां से घूमेगा वो सुनना, पूछेगा अगला आपको कि एलपीजी गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किन यौगिकों का उपयोग किया जाता है, और 3-4 नाम दे देगा आपको कि कार्बनिक यौगिकों का, ऑक्सीजन यौगिकों का, जैसे नाइट्रोजन के यौगिकों का। तो उसी में एक नाम आता है प्यारे साथियों सल्फर के यौगिक। क्या आता है प्यारे साथियों? सल्फर यौगिकों का उपयोग किया जाएगा। तो किसी भी पदार्थ के अंदर यदि सल्फर विद्यमान है, देखना गौर करना इस शब्द पे, थायोल, थायोल, ये थायोल शब्द वहां काम में लिया जाएगा जहां पे क्या होगा, सल्फर होगा। तो सल्फर जब क्रियात्मक समूह काम में लेते हैं ना, तब क्या आता है उसका, थायोल आता है। तो आप जहां कहीं भी आपको सल्फर दिखाई दे, मतलब ये आपको इंडिकेट करता है कि आप थायोल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कहीं पर सल्फर या सल्फर के बने हुए यौगिक या थायोल या फिर मरकैप्टन या फिर थायोल मरकैप्टन, इन सभी नामों में से यदि आपको कोई नाम दिखाई दे, इसका मतलब ऐसा है कि वहां पर एलपीजी गैस का रिसाव हो रहा है। फिर से सुनना आप एक बार फिर से सुन लो कि कहीं पर भी यदि आपको एलपीजी गैस के अंदर गंध आ रही है, तो एलपीजी गैस के गंध का यदि आपको पता लगाना है, तो आप सिलेंडर के अंदर, आप उस गैस के मिश्रण के अंदर थायोल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिलाएंगे। ये जो थायोल मरकैप्टन नामक पदार्थ होते हैं, ये मूलतः सल्फर के यौगिक होते हैं, और ये जो सल्फर होता है यही ये बताता है कि इस एलपीजी में से गंध जो आती है उसका मेन रीजन यही बनता है। तो आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? घरेलू ईंधन के रूप में इसलिए उपयोग करते हैं क्योंकि ये गैस भारी होती है, पूरा नाम इसका लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है। मुख्य घटक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ब्यूटेन होता है, कम पड़ जाए तो प्रोपेन, हालांकि आप प्रोपेन आपको याद नहीं रखना, आप ब्यूटेन ही याद रखो। सिगरेट लाइटर की मुख्यतः गैस पूछी जाए तो आपकी होती है ब्यूटेन। और एलपीजी आपकी एक कार्बनिक यौगिक होती है। यौगिक का पता हमें किसे चलता है कि यहाँ पे कार्बन के 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 10 हैं। तो एक मिलकर के एक निश्चित अनुपात के अंदर उसकी संरचना बना पा रहे हैं, तो आप बताएंगे कि यह एक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। और अपन लोग कार्बनिक यौगिक की पढ़ रहे हैं, तो ये चीज आपके समझ में आ गई होगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। चलो इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट गैस अपनी स्टार्ट करते हैं। दूसरी है अपनी, बहुत ही प्यारी गैस है अपनी, सीएनजी। सीएनजी, सी का मतलब होता है कंप्रेस्ड, देखो स्पेलिंग गलत हो सकती है, चेक कर लेना, कंप्रेस्ड नेचुरल, अरे क्योंकि अपने देखो हम उसमें आते हैं, अंग्रेजों बाहर छोड़ो, क्योंकि अपने को इंग्लिश तो इतनी आती नहीं है, फिर भी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको बोलते हैं। मेरे को लगता है गलत यही, कंप्रेस्ड, PRE। चलो देख लेना एक बार, चेक कर लेना, मैं हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, कंप्रेस्ड नेचुरल और गैस, ठीक है ना। नेचुरल को प्राकृतिक बोलते हैं, कंप्रेस का मतलब होता है दबाना, और गैस तो अपनी गैस है ही है। देखो प्यारे साथियों, यह भी एक आपका कार्बनिक यौगिक है, ठीक है, अपनी एलपीजी भी कार्बनिक यौगिक थी, यह भी एक आपका कार्बनिक यौगिक है। तो पहला नाम आप क्या लिखेंगे यहाँ पे कि यह भी एक क्या है, आपका कार्बनिक यौगिक है। और बार बार में ये लिखने की वैसे तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अपन लोग कार्बनिक यौगिक ही पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है आपका, एक कार्बनिक यौगिक है। मैं आपकी तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार, ताकि आपको अच्छा लगे, ये कार्बनिक यौगिक है। देखो इस गैस का जो उपयोग होता है वो वाहनों के अंदर होता है, जितने भी व्हीकल्स होते हैं वाहनों में होता है। कहाँ होता है, किसके रूप में होता है, तो आप बड़े ही प्यार से बताएंगे कि सर ईंधन के रूप में इसका हम उपयोग करते हैं, वाहनों में ईंधन के रूप में, जहां पे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, नेफ्ता वगैरह काम में लेते हैं, वहीं पर उसके स्थान पर इस गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसके 2 रीजन है। पहला रीजन इसका ये है कि ये गैस जो होती है वो एलपीजी की तुलना में हल्की होती है। एलपीजी की तुलना में कैसी होती है, ये हल्की होती है। एलपीजी गैस भारी होती है, और हल्की होने का रीजन भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि सीएनजी गैस जो होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है। तो आप बताएंगे कि इस गैस का जो मुख्य घटक होता है, जो हमने कल गैस पढ़ी थी, मुख्य घटक आप यदि इसका मैं लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे
यह बनती है CH4 से, जिसे आप बोलते हो मेथेन। क्या बोलते हो आप इसे? मेथेन बोलते हो। मेथेन से बनती है तो आपको पता भी चल रहा है कि इसमें कार्बन की संख्या 1 है और उसमें कार्बन की संख्या 4 थी, तो ये इसका जो भी द्रव्यमान निकलेगा वो हल्का होगा। इस वजह से क्या होती है? हल्की होती है। इतना आपको नहीं पढ़ना, आप इतना याद रखो, मुख्य घटक CH4 मेथेन के कारण होता है और हल्की होती है। पता ही चल रहा है क्योंकि वाहनों के अंदर हम इसका उपयोग कर रहे हैं। रट्टा नहीं मारना है चीजों का, आप इन चीजों को बस देखते जाओ, आपके ऑटोमेटिक याद हो जाएगा ये चीजें। हल्की होती है। दूसरा, ये पर्यावरण हितैषी गैस है। कैसी गैस है? पर्यावरण हितैषी। देखो प्यारे साथियों, पर्यावरण हितैषी भी तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं चीजों को नुकसान पहुंचाते हैं सीधा ही, मतलब बेहद दोहन करते हैं चीजों का, पेड़ पौधे काटना, प्रदूषण फैलाना, ये उनका मूल काम होता है। वो तो मतलब एक अलग ही लेवल होता है उनका। तो फिर एक होते हैं जो नुकसान नहीं पहुंचाते, फायदा नहीं करते तो फिर वो नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। यानी कि मान लो कोई आदमी पेड़ नहीं लगाता, कोई बात नहीं, नहीं लगाना, चलो वो उसकी मर्जी है, लेकिन वो काटता भी नहीं है। कोई आदमी सफाई नहीं करता लेकिन वो कचरा भी नहीं फैलाता है। तो दोनों चीजों में बड़ा फर्क है। ये एक आदमी सफाई भी नहीं करता और ऊपर से कचरा भी फैला रहा है, एक आदमी पेड़ भी नहीं लगाता और काट भी रहा है। तो उसकी तुलना में जो दूसरा वाला है वो कुछ ठीक है कि यार चलो कोई बात नहीं, ये यार मतलब पेड़ नहीं लगाता है तो ये काटता भी नहीं है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, उदासीन है, पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कुछ एक लोग ऐसे होते हैं जो पर्यावरण के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो उनका एक अलग लेवल होता है, उनका पेड़ पौधे लगाना, नदियों पे ध्यान देना, पानी, मतलब वो थोड़े अलग ही लेवल होते हैं, साफ सफाई से रहना उनका थोड़ा अलग है। यहां पर क्या है देखो, अपन लोग वाहनों के अंदर पेट्रोल डीजल ये चीजें काम में लेते हैं। तो जो पेट्रोल डीजल होते हैं उनसे बनने वाली, कल अपने जो गैस पढ़ी थी कार्बन मोनोऑक्साइड, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। जो अपन लोग कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में पढ़ रहे थे, किसके बारे में पढ़ रहे थे? और कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र मैंने आपको बताया था, CO होता है इसका अणुसूत्र। अब यदि पेट्रोल जल रहा है, यदि क्या जल रहा है, मान लो पेट्रोल, तो मैं इसलिए ले रहा हूं आपको उदाहरण समझ में आए, आप डीजल, केरोसिन, नेफ्ता, कोई भी उस श्रेणी का जो कोई भी चीज है वो आप ले सकते हैं। सी और अगर आप लेंगे तो पेट्रोल यदि आप जलाएंगे तो बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड तो बनेगी, क्योंकि कार्बन का अपूर्ण दहन होता है। ये बात मैंने आपको कल बताई थी। तो कार्बन का जब अपूर्ण दहन होगा तो बनने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा होगी वो बहुत ज्यादा होगी। तो अत्यधिक मात्रा में क्या बनेगी? कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। वहीं पे यदि आप क्या जलाते हो, CNG जलाते हो, तो बनने वाली जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा होगी वो क्या होगी प्यारे साथी? बहुत कम, अलग मात्रा में बनेगी। तो हम देखते हैं कि यार ये तो बहुत ज्यादा फैला रहा है, ये बेचारा थोड़ी कम फैला रही है, तो इसका मतलब चलो नुकसान तो पहुंचा रही है लेकिन कम नुकसान पहुंचा रही है। भाई अपने को व्हीकल में कुछ तो डालना पड़ेगा ना। अब इलेक्ट्रिक वाहन है, वो कुछ नहीं करते बेचारे, वो आराम से अपना चल रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। उनके अंदर बैटरी चार्ज करो, वो ना तो प्रदूषण फैलाते हैं ना कोई और। अब साइकिल है, कोई नहीं फैलाती, आराम से चलाओ। लेकिन अगर अपने को स्पीड चाहिए, अपने को कुछ वो अलग ही चाहिए, तो फिर अपने को थोड़ा बहुत तो तेल या फिर CNG वगैरह कोई ना कोई ईंधन उसके अंदर डालना पड़ेगा, वो अलग इंजनों की बात है। तो पर्यावरण हितैषी गैस होती है। क्यों होती है? रीजन बता दिया आपको। बनने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की मात्रा पेट्रोल की तुलना में कम रहती है, इस कारण इस गैस को पर्यावरण हितैषी मानते हैं। ठीक है ना? तो ये इसके बारे में 2-3 तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। कार्बनिक यौगिक है, वाहनों के ईंधन के रूप में, हल्की, पर्यावरण हितैषी, पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आप लिखेंगे। और मुख्य घटक होता है इसका क्या? मेथेन होता है। आगे बात समझ में? और मेथेन से आप CNG बनाते हो, मेथेन से आप गोबर गैस भी बनाते हो। और मेथेन के बारे में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, एक आधी बात इसके बारे में। मेथेन जो होती है ना, मैं आपको मेथेन के बारे में बता रहा हूँ। देखो शायद कल हो सकता है नहीं बताई हो मेथेन के बारे में, उसमें आप ऐड कर लेना। जो अपने रूमिनेंट्स होते हैं ना, रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले पशु, जिन्हें आप बड़े प्यार से रूमिनेंट्स बोलते हैं, जुगाली करने वाले पशु। भाई हम भी पशु ही हैं भाई, एक प्रकार के जीव ही तो हैं हम। फर्क इतना है कि हम जुगाली नहीं करते हैं। सामान्यतः आप यदि देखेंगे तो पशु आपको ऐसे मुंह मुंह मारते हुए मिलेंगे, ऐसे ऐसे करते हैं ना वो। हाँ, तो उनको बोलते हैं जुगाली। जुगाली होता है कि
आप एक बार भोजन खा लेते हैं, आप बाद में उसको धीरे धीरे मुंह के अंदर वापस लाते हैं और धीरे धीरे उसको पचाते हैं, उसको बोलते हैं जुगाली करना। तो जुगाली करने वाले जो पशु होते हैं, उनके मुंह से, उनके मुखमंडल से, उनके मुख द्वार से एक अजीब प्रकार की बदबू आती है, और वो बदबू किस गैस के कारण आती है? तो आप बताएंगे कि मीथेन के कारण आती है। तो जुगाली करने वाले पशु के मुख से जो बदबू आती है, जो हल्की स्मेल आती है, वो किसके कारण आती है? तो आप बताएंगे कि CH4 इसका एक रीजन है, इसके कारण ये गैस आती है। शायद बताया नहीं हो, बता दिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बताया तो भली बात है। देखो आपकी दो गैस हो गई, अब कौन कौन सी हो गई? तो LPG हो गई और CNG हो गई। दोनों गैस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। गैसें जो होती हैं, जहां पर पेट्रोल के कुएं पदार्थ मतलब अपने को प्राप्त होते हैं ना, उसकी जो ऊपर की सतह होती है, वहां से गैसें अपने को मिलती हैं। तो वहां से आप LPG निकालते हो, वहां से आप CNG निकालते हो, फिर आप पेट्रोल है, डीजल है, नेफ्ता है, केरोसिन है, कोलतार है, मोम है, सारे अलग अलग पदार्थों से प्राप्त होते हैं। लेकिन अपने को इतनी गहराई में नहीं जाना है, अपने से उनका वो नहीं पूछा जाएगा कि यार क्या है क्या नहीं निकलता है। बेसिकली नॉर्मल नॉर्मल जो चीजें हैं वो आपकी आ चुकी हैं उनमें से। फिर भी यदि आगे कोई चीज आएगी तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। फिर आपकी एक बहुत अच्छी गैस, जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। आज जो तीनों गैसें हैं ना आपकी, वो आपकी ऐसी गैसें हैं, उनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये आप मतलब कहीं पे ले लो, आप कहीं लिखवा के ले लो, चाहे आप, इनसे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कहीं भी आए, कोई भी एग्जाम ले लो आप, LDC हो, रीट हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, रेलवे ले लो, D ग्रुप ले लो, कोई भी ले लो, यहां से ये मतलब वन ऑफ फेवरेट टॉपिक है। कार्बन का टॉपिक छोटा नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। अब इसीलिए तो टाइम लग रहा है अपने को चीजों को कवर करने में। तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। CFC जो है कार्बन सॉरी क्लोरो फ्लोरो कार्बन, इसका पूरा नाम होता है, मैं लिख देता हूं यहां पे। देखो इसका पूरा नाम लिखते हैं और आप बड़े ध्यान से समझेंगे इस चीज को। वैसे अगर आप देखेंगे पीछे की क्लास यदि आपने नहीं देखी है, तो वहां पे मैंने एक स्पेशल वीडियो इसका बना रखा है पहले से। लेकिन चलो कोई बात नहीं, चूंकि अपने टॉपिक में अभी फिर से आया है, कार्बन वाला पढ़ रहे हैं, तब अपन लोग क्या कर रहे थे, हम विधिवत रूप से अपने टॉपिक नहीं कर पा रहे थे। तो मैं आपको ऐसे ही छोटी छोटी चीजें बता रहा था, ताकि आपका वो जो लैब असिस्टेंट वाला एग्जाम नजदीक था, उसकी दृष्टि से वो क्लासें बनाई गई थी, ताकि आप छोटे छोटे सेगमेंट जो है, जहां से क्वेश्चन आने की संभावना होती है, वो हम वहां पे कवर करते हैं। तो अब अपन लोग टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं भाई, अपने तीसरा टॉपिक अपना चल रहा है, तो भाई इसको बीच में तो नहीं छोड़ सकते, इसको थोड़ा बुरा लग जाएगा बेचारे को। CFC गैस नाराज हो जाएगी, फिर ये फ्रीज को ठंडा नहीं करेगी, AC को ठंडा नहीं करेगी कि यार अमित सर ने तो पढ़ाया नहीं, अपने तो बेइज्जती कर दी। तो अपन लोग इसको नाराज नहीं करेंगे, ठीक है ना। देखो पूरा नाम क्या होता है इसका? पूरा नाम होता है इसका क्लोरो फ्लोरो, आप फ्लोरो बोल सकते हो, कोई बात नहीं, फ्लोरो बोल दो, चाहिए फ्लोरो और कार्बन। देखो फिर से कार्बन आया है ना, ये देखो फिर से कार्बन आया है, तो इसका मतलब कार्बनिक यौगिक तो है। अब उसका सूत्र क्या है क्या नहीं है, वो चीजें हम यहाँ पे आगे देखेंगे। पूरा नाम आपको इसका पता चल गया। फिर इसकी परिभाषा आपको बुक के अंदर लिखी हुई मिलती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, कई बार डायरेक्ट पूछ ली जाती है परिभाषा। डायरेक्ट आपको ऐसे देखो एक बार आप, फिर मैं आपको इसको समझा दूंगा। एल्केनो के पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केनो के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न, थोड़ा टिपिकल लैंग्वेज में है, आप एक बार टेंशन मत लें। व्युत्पन्न कार्बन परमाणु और लास्ट में आत्मा की शांति के लिए लिख लेना CFC कहलाते हैं, क्लोरोफ्लोरो गैस कहलाती है। आप इतना लिख लेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं। देखो छोटे छोटे नाम हैं, आप छोटे छोटे नामों को कवर करते चलेंगे। यहां पे लिखा हुआ है एल्केन। एल्केन का मतलब होता है, आगे जो हम इसके बाद जो श्रेणी स्टार्ट करेंगे अपनी, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसका मतलब सुनना। एल्केन श्रेणी जो होती है उसमें हमेशा सिंगल बॉन्ड आता है। आगे मैं आपको पूरा बताऊंगा इसके बारे में, यहां पे थोड़ा आ गया इसलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको। एल्केनों के अंदर हमेशा सिंगल बॉन्ड आएगा। इसका मतलब इसके सूत्र में भी कौन सा बॉन्ड आएगा? तो आप बताएंगे कि सिंगल बॉन्ड आएगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड आएगा? सिंगल आएगा। समझ पा रहे हैं? दूसरा पॉलीक्लोरोफ्लोरो और व्युत्पन्न, यानी कि क्लोरीन जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ेगा, और क्या जुड़ेगा? कार्बन जुड़ेगा।
तीन चीजें संयोग करेंगी, कार्बन, फ्लोरीन, क्लोरीन, तीनों चीजें आपस में मिलेंगी। कहीं पर भी हाइड्रोजन का जिक्र है क्या? नहीं है, तो इसका मतलब हाइड्रोजन इसमें नहीं पाया जाता। क्या क्या किसी ऐसा जिक्र है? क्लोरो का जिक्र है, फ्लोरो का जिक्र है और कार्बन का जिक्र है। मतलब सुनना, तीन ही चीजें पाई जाएंगी इस गैस में, सिर्फ और सिर्फ तीन पदार्थ पाए जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं पता है, आपको यदि परिभाषा का थोड़ा बहुत भी ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे कि एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कार्बन परमाणु क्या कहलाते हैं? CFC कहलाते हैं। और CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको इसके छोटे छोटे एक दो उपयोग बता देता हूं, फिर हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। देखो क्या होते हैं इसके उपयोग। प्रशीतक के रूप में, और प्रशीतक भी किस किस में? तो आप एक तो AC अल्टरनेटिंग करंट वाले नहीं है, एयर कंडीशनर है। तो एयर कंडीशनर जो अपने घरों में AC लगी हुई होती है उसकी बात हो रही, AC में। उसके साथ साथ किस में? फ्रिज में, फ्रिज रेफ्रिजरेटर जिसे आप बोलते हैं उसमें, एक एरोसोल फुहार में, ठंडी फुहार जो आती है उसके लिए भी इसका उपयोग करते हैं। ये एक दो चीजें आपको याद रखनी है कि एरोसोल फुहार में, रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर के अंदर प्रशीतक के रूप में इस गैस का उपयोग करते हैं। प्यारे साथियों, CFC गैस जो होती है, अब आप बोलेंगे सर बताओ ये जहरीली होती है कि नहीं होती है? क्योंकि हमने एक चीज सुन रखी है कि क्या सुन रखा है आपने? कि ओजोन परत में छेद का मुख्य कारण यही गैस होती है। बिल्कुल आपने ठीक सुना है, ओजोन परत में छेद का यही कारण है। 16 सितंबर को हम लोग वो बनाते हैं, ओजोन दिवस भी बनाते हैं। ओजोन परत में छेद का कारण भी यही गैस होता है। अब ओजोन परत में छेद का कारण मुख्यतः होता है साथियों क्लोरीन गैस। मेन जो इसमें है ना, मेन इसमें आपकी रहती है क्लोरीन गैस। अब क्लोरीन गैस जो होती है वो ले दे के एयर कंडीशनरों में तो बहुत ही कम, बहुत ही मतलब कम पाई जाती है। उनमें से क्लोरीन गैस का मेन उपयोग होता है ये जो आप देखते हो ना, छोटे छोटे वो रिपेयरिंग जिसे आप बोल सकते हैं, जहां पे मरम्मत की जाती है। मरम्मत तो किसी की भी हो सकती है, इंसानों की भी हो सकती है, वाहनों की भी हो सकती है। तो जो आपने छोटी छोटी चीजें सुनी है, एक आपने दुकान का नाम सुना होगा, ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर के जो प्रोडक्ट आते हैं उनमें सबसे ज्यादा मात्रा में क्लोरीन पाया जाता है, और वही क्लोरीन जो होता है वो अपनी ओजोन परत के लिए नुकसानदायक होता है। तो आप देख लो, आप एयर कंडीशनर को जिस नज़र से आप देखते हैं कि यार ये गैस प्रदूषण ज़्यादा फैला रही है, तो मैं आपकी सामान्य जानकारी के लिए बता दूं कि ब्यूटी पार्लर जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं, जो इतने भी कॉस्मेटिक आइटम्स आते हैं, उनमें लगभग लगभग क्लोरीन पाया जाता है। और वही क्लोरीन जो है, ऐसी बात नहीं है कि इस AC वाला या फ्रिज वाला नहीं करता है, वो भी करता है, लेकिन मेन जो योगदान है वो इनका है। तो आप इनको भाई क्या ही कहें, इनको तो कुछ कह नहीं सकते भाई, इनको तो करना है वो करेंगे, लेकिन भाई ठीक है जो भी है। लेकिन मेन तो देखो आप, नुकसान तो हो ही रहा है, क्लोरीन तो निकल ही रही है, ठीक है ना। पैसे का भी नुकसान हो रहा है और ओजोन परत भी बेचारी जा रही है। ओजोन परत ने थोड़े बिगाड़ा था आपका कुछ, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, वो तो खैर क्या ही कर सकते हैं। तो ये भी एक रीजन है इसका, क्लोरीन उसमें प्रयुक्त की जाती है। ओजोन परत में छेद का यही कारण है। होता क्या है, क्लोरीन गैस जो होती है वो O3 के साथ मिल जाती है और वहां पे नवजात ऑक्सीजन का निर्माण कर लेती है। तो कई बार आपको यदि पूछ लिया गया कि ये नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप डायरेक्ट बताएंगे कि यदि आपको अब ऑप्शन अगला ऐसे देगा कि O2 O3, तो आप इस पे टिक करेंगे। अकेला O, अकेला O जो होता है वो एक नवजात ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। O2 ऑक्सीजन है, ये आपकी ओजोन है ही, O3 ओजोन। ये सामान्य जानकारियां हैं, ये आपको पता है सारी चीजें। तो इसलिए ऐसी चीज अगर कोई छूट भी जाए तो आप, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको इतना तो आता ही है। यदि आप साइंस पढ़ रहे हैं तो ये नॉर्मल चीज है, क्योंकि अपने छठी क्लास से आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो नॉर्मल बात है। अब देखो पीछे हमने क्या देखा है,
इसका पूरा नाम देख लिया, परिभाषा देख ली, उपयोग देख लिया। यहाँ पे इसके नुकसान क्या होते हैं, तो ओजोन परत में छेद होते हैं इसके कारण, नवजात ऑक्सीजन बन जाती है, क्लोरीन के कारण बन जाती है, मेन इसका घटक ये है। एक अलग बात और मैं आपको बता दूं, अगर आपके मन में कहीं पे वहम है कि CFC गैस जहरीली होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ये गैस जहरीली नहीं होती। जहरीली कहाँ होती है, जहरीली नहीं होती है। देखो, जहरीली होती तो लोग ब्यूटी पार्लर में क्यों जाते, ये जो क्लोरीन तो मिली हुई होती है इसके अंदर, तो मुंह के ऊपर लगाते हैं ना, वो जो भी पदार्थ आप लगाते हैं, तो मुंह तो खराब हो जाता, खराब तो वैसे भी होता ही है, लेकिन वो टाइमली थोड़ा ठीक लगता है। अब देखो, ये जो जहरीली, अपन लोग क्या करते हैं कि एयर कंडीशनर के नीचे बैठते हैं, तो अपने कहीं यार ऐसा है क्या कि भाई यार AC है, जहर उगल रही है। बैंकों में तो 10-10, 20-20 एसियां लगी हुई होती हैं, रोज मैनेजर चेंज करने पड़ते। आप गर्मी से मरे हुए कहीं बाहर जाते हो, यार गर्मी लग रही है, तो कहीं पे अगर आपको ATM दिख जाए, आप सोचते हैं यार ये ठीक है, ATM में चाहे 2 रुपए भी ना हो, लेकिन हम 10-20 रुपए की हवा जरूर खा के आते हैं, यार ठीक है। मतलब ATM बढ़ता है जिस को नहीं होगा सर, आप तो जिस नहीं, यार ठीक है, निहाल हो गया यार, बढ़िया ठंड मिलेगी, अब कोई दिक्कत को नहीं, 10-20 मिनट और ताड़ काट देना। कहने का मतलब ये जहरीली नहीं होती है, और जहरीली नहीं होती है तो अपने लिए तो फायदा ही है ना भाई, अपने को ठंड का एहसास करा रही है भरी गर्मी के अंदर, तो अपने लिए तो फायदेमंद है। इनडायरेक्ट रूप से अपने को नुकसान पहुंचाती है। डायरेक्ट रूप से कैसे, ओजोन परत में छेद कर देती है, और वहां से जो सूर्य की आने वाली पराबैंगनी किरणें हैं वो डायरेक्ट पृथ्वी लोक पर पहुंच जाती हैं, और वो जो है ना फिर अलग अलग बीमारियों से हम लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो इनडायरेक्ट रूप से अपने लिए प्रदूषणकारी है। डायरेक्ट रूप से यदि पूछा जाए कि क्या ये गैस जहरीली होती है, तो आप कहेंगे ना, जहरीली नहीं होती है। हाँ, प्रदूषणकारी माना जा सकता है, क्यों, क्योंकि ये ओजोन परत में छेद का कारण बनती है। तो आप नॉर्मल सी 1-2 बातें हैं, ये याद रखेंगे। अब मैं आपको इसका एक लास्ट टर्म बता देता हूं, जहां से क्वेश्चन आए हुए भी हैं और आगे भी आते रहेंगे। देखो, आप एक प्रकार सुनते हैं इसका, क्या प्रकार सुनते हैं, आप सुनते हैं फ्रेओन। अब देखो, ये नाम छूट गया ना पीछे, इसका एक अन्य नाम होता है फ्रेओन, फ्रेओन 11। आप सुनेंगे ऐसा कि एक फ्रेओन 11 होती है। आप एक ऐसा भी सुनेंगे कि एक होती है फ्रेओन 12। भली बात, सुनते हैं 12। फिर आप एक फ्रेओन सुनते हैं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूं 112। सुना ही होगा, नहीं सुना तो आज सुन लो, कोई बात नहीं। फिर आप एक सुनते हैं फ्रेओन 113। फिर आप सुनते हैं फ्रेओन 114। ये 4-5 प्रकार की फ्रेओन है जो नॉर्मल हम लोगों ने सुनी हुई होती हैं कि यार इतने प्रकार की फ्रेओन होती है। क्वेश्चन कहां से आएगा वो सुनना, क्वेश्चन आएगा कि आप फ्रेओन 11 का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, फ्रेओन 12 का बताओ, फ्रेओन 112 का बताओ, 113 का बताओ, 114 का बताओ। ठीक है, इस प्रकार से आपसे फॉर्मूले पूछे जाएंगे, और फॉर्मूले पूछे जाएंगे तो अपना दिमाग तो घूमेगा कि यार ये तो बताया ही नहीं किसी ने। चलो आज हम आपको बताते हैं, और मान के चलो आगे जो भी एग्जाम होगा यहां से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ठीक है ना, तो आप बड़े ध्यान से समझेंगे इन चीजों को। 5 से है ये, देखो सारणी तो ऐसी बनती है क्योंकि आपको पता ही है अपनी लिखाई कैसी है। अब देखो, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज बताई थी, आपको रट्टा नहीं मारना है, यहां पे मैं आपको पूरा एकदम याद ही करवा दूंगा, आपको फिर समस्या नहीं आएगी आपकी कि कैसे क्या है, कितना कुछ आएगा। वो परिभाषा पे जाइए, एल्केनों के, यानी एल्केन श्रेणी रहेगी, पहली बात, एल्केन श्रेणी में सिंगल बॉन्ड रहेगा, दूसरी बात याद रहेगी इतनी। फिर आता था एल्केनों के पॉलीक्लोरोफ्लोरो व्युत्पन्न कार्बन, यानी कि कार्बन आएगा, फ्लोरीन आएगा, क्लोरीन आएगा, इतनी तो आएंगे। तो आप लिख लो यहां पे जो भी पदार्थ इसके अंदर आएंगे, यानी कार्बन आ रहा है, फ्लोरीन आ रहा है और क्लोरीन आ रहा है, तो वो तो इसमें भी आएगा, वो इसमें भी आएगा, वो इसमें भी आएगा। अब इतने चारों के अंदर डाल दिया तो बेचारे 5वें ने आपका क्या बिगाड़ा है, इसको भी दे दो, प्रत्येक के अंदर ये चीजें आ रही होंगी। ठीक है ना, यानी सभी में ये जो है वो पाए जाते हैं, CFCl 500 के अंदर नॉर्मल, ये मतलब सेम रहेगा इनके। अब अपने सामने समस्या क्या आती है, सुनना, समस्या ये आती है कि इनकी संख्या कितनी कितनी है, कितने कार्बन है, कितने फ्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, ये समस्या आ गई। इस समस्या का भी
सुलझाव कर देंगे। देखो आप इस समस्या को सुलझाते हैं, कैसे सुलझाते हैं सुनना। देखो सबसे पहले आप जाओ सी के पास, इस सी के नंबर लगाते हैं कि सी कितने कितने नंबर पे क्या क्या रहेगा। अब सी के लिए आप जाओ, यहां पे 11, यहां पे 12, 112, 113, 114। पहले तो यार इन दो के साथ कुछ जाती नहीं हो रही क्या? आपको नहीं लग रहा कि इसको दो अंक दे रखे हैं, इसको दो डिजिट है, यहाँ पे 3 है 3 है 3 है, तो इसको भी एक एक लड्डू और दे दो अपने। तो अपने क्या किया, यहाँ पे 0 लगा दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या? आप अभी भी उसको 11 ही पढ़ेंगे, अभी भी उसको 12 ही पढ़ेंगे, क्या कुछ अलग पढ़ेंगे क्या? आप बोले सर पीछे लगाते तो बात और थी, लेकिन आपने आगे लगाया। कोई बात नहीं, नॉर्मल बात है, आप होनहार छात्र हैं, इतना समझते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, इस 0 में आप 1 जोड़ो। 0 में क्या जोड़ोगे, या फिर मैं आपको ये बोलूंगी इस 0 में आगे वाली संख्या जोड़ दो, आगे वाली, क्योंकि आगे वाली एक 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 ही है, ये जोड़ दो। नहीं कोई बात नहीं, आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप पहली रेखा को उठाएंगे, ये जो पहला है, ये जो 0 वाली लाइन है ना, ये इसको उठाएंगे आप, इस वाली को, यानी कि लास्ट तक आपको इसको उठाना है और आपको इसमें 1 जोड़ते जाना है। 0 में आप 1 जोड़ें कितना आएगा, 1 आएगा, तो वो 1 कहां पे लिख दोगे आप, यहां पे लिख दोगे। फिर इस पे आओ, यहां पे क्या है, 0 है, 0 में 1 जोड़ो 1। अब की बार क्या है, 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, यहां पर 1 है, 1 में 1 जोड़ो 2, यहां पर 1 है, इसमें 1 ऐड करो, कितना आएगा 2। कोई समस्या? तो इसमें कार्बन की संख्या 1, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे आओ, फिर हम इससे थोड़ा आगे आए, यहां पे देखा कि 1 है 1 है 1 है 1 है और 1 है। 5 भाई हैं, पांचों में एकता देखो आप, सबको बराबर मिला है। अब बताओ 5 भाई जैसे मान लो एक जैसे हो, महाराणा प्रताप जैसे 5 भाई एक जैसे हो, कौन अकबर उनका सामना करेगा? अपनी तो औकात ही क्या है, अपने तो बोला भाई रे छोड़ो इसको और अपने आगे बढ़ जाओ। तो अब हम लोग कहां बढ़ गए, हम लोग तो आगे बढ़ गए। आगे कहां बढ़ गए, चलो इन बीच वालों की तरफ तो जाना ही नहीं है अपने को, मेवाड़ की तरफ तो उंगली उठा के देखना ही नहीं है। आगे आओ, 1 था, 2 है 2 है 3 है 4 है, यार ये बिखरे पड़े हैं, उठाओ इनको, अलग अलग है। 1 को उठाया एफ के आगे रख दिया, 2 को उठाया एफ के आगे रख दिया, इस 2 को उठाया एफ के आगे रख दिया, 3 को उठाया एफ के आगे रख दिया, 4 को उठाया एफ के आगे रख दिया। कोई समस्या? 5 भाई थे, अलग अलग पड़े थे, यहां से उठाई यहां रख दी। अब बचा खुचा एक क्लोरीन, इसे तो हम समझते क्या है। देखो अब इसका कोई पोस्टमार्टम करते हैं, कैसे करते हैं देखो। अपने को पता चल गया कि कार्बन है, एफ है और सीएल की संख्या अपने को निकालनी है। अब मैंने आपको पहली क्लास अपनी जब कार्बन की हुई थी तब एक बहुत ही शानदार चीज बताई थी, कार्बन की संयोजकता। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, बड़े प्यार से बताएंगे, 4 होती है। कितनी होती है, यानी कार्बन होगा 4 अन्य परमाणुओं के साथ संयोग कर सकता है। आप जानते हैं इतना? आप बोलेंगे हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये आपने बताया है पीछे वाली क्लासों में। मैंने इस कार्बन के अंदर एक एफ जोड़ दिया है, पहले से एक एफ जोड़ दिया है अपना। एक एफ यदि जोड़ दिया है तो आप क्या करेंगे, एल्केन श्रेणी है, मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड ही आएगा, कोई दूसरा बॉन्ड नहीं आएगा, ये बात बांध लो, अपने माथे पे लिख लो, एल्केन है तो सिंगल बॉन्ड आएगा। एक एफ इसके अंदर ऐड हो चुका है, कहीं भी जोड़ दो कोई फर्क बात नहीं पड़ेगा, एक एफ जोड़ दिया। कितनी पोस्ट खाली रहेगी इसी के पास, 1 2 3। अब वही गंगा सिंह जी वाली बात कि बचा खुचा धन बीएचयू के लिए जो देगा वो कौन देगा, आपका गंगा सिंह देगा। देख क्लोरीन ने बोला जितनी पोस्ट तेरी खाली है उतनी कौन भरेगा, बोल तेरा भाई भरेगा, चिंता क्यों करता है। तो इस कार्बन के 3 परमाणु जो किसने दिए, तो वही किसने दिए, सीएल ने दिए। तो 3 जगह पे कौन जुड़ जाएगा, आपका सीएल जुड़ जाएगा। बोल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। फिर चले दूसरे की तरफ, सी है, 1 है, 1 हमने लिख रखा है, मैं दोबारा बार बार नहीं लिख रहा, 1 हमने लिख रखा है। एफ इस बार कितने हैं, 2 है, तो संरचना वही है, रिश्ता वही, सोच नहीं 2। सी 1 है, एफ 2 है, पोस्ट कितनी खाली, अरे कितनी खाली पोस्ट, 2 है ना। देखो 1 2 वापस गए भाई, इस बार आपके लिए 2 है। तो बोले टेंशन ही मत लो, आप तो आपको कहा हुआ है मेरा, जितनी भी खाली हो ना आप अपने को दे दो। हम लोग पूरा खर्चा किसका होगा भी, पूरा खर्चा अपना क्लोरीन का ही होगा। अपने खूब पार्टी वार्टी करी हुई थी इसकी, बोले यार चलो कोई बात नहीं, अपना ही है सब कुछ, ठीक है ना। बोले भाई कोई बात नहीं, चलो क्लोरीन ने इस बार फिर से दे दिया। आगे चलो, इस बार कार्बन 2 हो गए। कार्बन को डर लगने लगा कि यार क्लोरीन कहीं मना न कर दे, यार ये क्या है कि भी आप तो रोज रोज मंगते हो गए आप तो, ठीक है ना। इस बार क्लोरीन कितने हो गए, 2 हो गए।
मैंने बताया था सिंगल बॉन्ड आएगा। संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। इस कार्बन की एक संयोजकता पूरी होगी, 2 3 4। एक इसकी भी पूरी है तो 2 3 4। इसी प्रकार से संरचना बनेगी। कार्बन में श्रृंखलन की प्रवृत्ति पाई जाती है, आपको पता है ये चीजें। देखो अब क्या होगा, अब होगा ये, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अपन लोगों ने तीसरी ले रखी है, ये 2 कार्बन है, फ्लोरीन कितने जोड़ दिए? 2 जोड़ रखे हैं ऑलरेडी। तो कहीं भी जोड़ दो जहां आपका मन करे। मैंने जोड़ दिए, एक यहां जोड़ दिया, एक यहां जोड़ दिया, जहां मर्जी जोड़ दो। अपने को तो साहब क्लोरीन की संख्या निकालनी। कितनी पोस्ट खाली रह गई? 1 2 3 4। फिर से है क्लोरीन के पास। बोले साहब पहले तो आपसे 3 लिया था, फिर आपकी 2 में हमने कर दिया था, कोई बात नहीं। इस बार देख लो 4 पोस्ट खाली हैं। क्लोरीन ने कहा अरे आप तो कर दो, टेंशन मत लो, 4 हैं तो 4, मैंने बोला है ना आपको जितना खर्चा है उतना करो। तो बोले ठीक। 4 किसने भर दिया? क्लोरीन ने भर दिया। किसने भर दिया? क्लोरीन ने। थोड़ा अलग लिख देता हूं ताकि आपको ठीक लगे देखने में। इस बार कार्बन कितने? 2, फ्लोरीन कितने? 3। तो अब आप फटाफट कर ही लोगे। क्या कर लोगे आप? यहां पे एक एफ जोड़ दोगे तो 3 एफ हो गए। पोस्ट कितनी खाली? 1 2 और 3 खाली है, तो यहां पे आप कितना लिख दोगे? 3। इस बार सी भी 2 है, एफ कितने हो गए? 4 हो गए, तो एक एफ और लगा लो यहां पे। पोस्ट कितनी खाली? 1 और 2 खाली है, तो यहां पे क्या लिख दोगे आप? 2 लिख दोगे। समझ में आया या नहीं आया? अब सूत्र कैसे लिखोगे? अब देखो यहां पे कुछ चीजें हैं। देखो एक लिख रखा है, एक 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 आप लिखो न लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। एक का क्या है, एक तो अपने आप में है ही। तो आपको एग्जाम में कैसा मिलेगा? आपको एग्जाम में यूं मिलेगा कि ये डायरेक्ट आपको CFCl3 लिखा हुआ मिलेगा, ये आगे 1 1 नहीं आएगा। तो आपको ये नहीं लगे कहीं पे कि यार सर ने तो 1 1 बताया था और यहाँ पे तो ये है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो 1 है ना, ये हमने आपकी तसल्ली के लिए लगाया, ये ऑटोमेटिक गिवन है ये, ठीक है ना। ये एक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है कहीं पे। तो सूत्र जो आएगा ना आपको एग्जाम में जो लिखा हुआ मिलेगा वो ये मिलेगा, CFCl3। आपको फ्रेओन 12 का सूत्र, अब यहां पे भी 0 नहीं मिलेगा आपको, 0 1 1, तो आपको घबराना नहीं है। 0 लगे तो भली बात, न लगे तो कोई बात नहीं। फ्रेओन 12 का जो फॉर्मूला आपको ये मिलेगा CF2Cl2। फ्रेओन 112 का फॉर्मूला आपको मिलेगा C2F2Cl4। फिर आपको 113 का जो फॉर्मूला है वो क्या मिलेगा? C2F3Cl3। और आपको इसका क्या मिलेगा? C2F4Cl2। ठीक है, आपकी ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो आपकी ये चीज कहानी समझ में आ गई होगी। तो इतने प्रकार के आपकी फ्रेओन होती हैं, इनसे ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ अपना जो कार्बन का जो यौगिक वाला जो पार्ट है, जितने मेरे को ये लगा कि यार यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं यौगिकों के बारे में, वो मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाए हैं। आपको आज की कक्षा कैसी लगी? आज आपके कुछ समझ में आया नहीं आया? आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें अवगत करा दें। ठीक है प्यारे साथियों, जल्द ही मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। ठीक है साथियों, और अपना जो टेलीग्राम चैनल है वो भी साइंस बाय अमित सर के नाम से ही है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। बाकी तो कोई बात नहीं, जो भी है ठीक है। प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।